गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड दैट इज न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है। जो हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो मतलब बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर हैं उनके बीच में कुछ एक्सचेंज होता रहता है और वो एक्सचेंज जो है वो एक साइकिल फॉर्म में चलता रहता है। न्यूट्रिएंट्स की एक साइकिल फॉर्म में चलता रहता है। ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब कंपोनेंट क्या है हमारे इकोसिस्टम के, बायोटिक एंड एबायोटिक। सो वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दैट द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द exchange between the biotic and abiotic component of the ecosystem is called as a nutrient cycle। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल को हम क्या बोलते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल। द बायो मीन्स द बायोटिक कंपोनेंट, जियो मीन्स द एबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट। सो और स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है कि कितना बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट एक पर्टिकुलर टाइम में एक जो इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ इकोसिस्टम, जो मतलब इकोसिस्टम को सपोर्ट करे, कितना अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट, जो कि इकोसिस्टम की ग्रोथ को क्या करेगा? सस्टेन करेगा और सपोर्ट करेगा। ठीक है। इन द ग्रोथ मीडियम मतलब वो ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है इकोसिस्टम का, तो कितना बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट, कितना अमाउंट प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्टेट। बट इट इज स्टैंडिंग स्टेट के टाइम पे क्या हो गया? इट इज इन एनी गिवन टाइम, मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम हम अगर उसको मेजर करें तो। ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप के न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। एक होता है रिजर्वॉयर पूल, वन इज द रिजर्वॉयर पूल। रिजर्वॉयर पूल किस पे? रिजर्वॉयर पूल क्या होता है? जैसे कि हमारे जो भी डीकम्पोजिशन के थ्रू, सॉइल के थ्रू और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर क्या हुआ है? न्यूट्रिएंट्स रिजर्व हो गए हैं। ठीक है। दे आर रिजर्व इन आवर अर्थ क्रस्ट, इज देयर इन आवर सेडिमेंट्री रॉक्स, इन आवर एटमॉस्फेयर और वट एवर, और इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है। वो वहां पर रिजर्व हो गए हैं। लेकिन अब उनका जो रिजर्व होने के बाद, रिजर्व का मतलब क्या हो गया? दैट दे आर स्टोर्ड फॉर एंड दे आर स्लोली, धीरे धीरे वो ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे कि हमारे जो फॉस्फेट सल्फर जो रॉक्स हैं वो वाले। ठीक है। तो अब उनका जो रिलीज होना है वो किस पे डिपेंड करता है? रिजर्व पूल्स का रिलीज होना किस पे डिपेंड करता है? कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर, सॉइल, ये सारे क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं रिजर्वॉयर पूल्स को में से निकलने को। अब इसमें एक है, द फंक्शन ऑफ रिजर्वॉयर इज टू मीट द डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट व्हिच अकर ड्यू टू डिफरेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। अब रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स क्या है? रेट ऑफ इनफ्लक्स का मतलब क्या है कि किस अमाउंट से वो एनवायरनमेंट के अंदर या फिर रॉक के फॉर्म में या वैसे एंटर कर रहे हैं। ठीक है। स्टोर हो रहे हैं रिजर्वायर पूल के अंदर, वो एंटर कर रहे हैं, वो स्टोर हो गए। फिर ईफ्लक्स क्या? किस रेट से उनको यूज किया जा रहा है, मतलब दे आर वो यूज भी हो रहे हैं साथ के साथ, तो किस रेट से यूज किया जा रहा है। तो जो फंक्शन ऑफ रिजर्वायर है वो क्या हो गया? मतलब डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इनफ्लक्स और इफ्लक्स के बीच में हमेशा डिफरेंस होगा। अगर वो इक्वल होंगे तो क्या होगा? अगर उतना ही बन रहा है, उतना ही आप यूज कर रहे हो, और बनने में तो कितना टाइम लगता है और यूज करने में कितना टाइम लगता है, तो इट विल नेवर बी हैपन और विल मीट आवर नीड आल्सो। ठीक है। वो हमारी नीड्स को भी नहीं पूरा कर पाएगा अगर इनफ्लक्स और ईफ्लक्स का रेट सेम हो गया। ठीक है। क्योंकि इनफ्लक्स का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इट मे बी द 1000, 100 और मिलियन ईयर्स इट विल टेक टू फॉर्म दीज रिजर्वायर पूल्स। ठीक है। अब आता है साइक्लिंग पूल। साइक्लिंग पूल क्या होता है? जो कि एक्सचेंज अभी एनवायरनमेंट के अंदर, बायोस्फीयर के अंदर जो एनर्जी का, जैसे हम एक एनर्जी को ही अपना कंपोनेंट मान लें। ठीक है। तो जो बायोटिक और ए बायोटिक के बीच में जो एनर्जी का जो सर्कल चल रहा है, या दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, लाइक प्लांट जो है वाटर वेपर के फॉर्म में उसको रिलीज कर रहे हैं और उसको सॉइल से ले रहे हैं। तो दिस इज द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो साइक्लिंग चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली ऑलवेज, लाइक द डीकम्पोजिशन साइकिल। पहले वो बायोटिक कंपोनेंट में गया और फिर डीकम्पोजिशन के थ्रू वो दोबारा सॉइल के अंदर एज अ एबायोटिक कंपोनेंट आ गया। ठीक है। तो ये जो साइक्लिंग साइकिल चल रही है, ये साइक्लिंग पूल में आ जाते हैं। ठीक है। और जो फॉसिल फॉर्म्स की फॉर्म में बनते हैं, फॉसिल और फ्यूल्स वगैरह जो बनते हैं, वो रिजर्वायर पूल्स की फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज दी दिस टू टाइप ऑफ साइकिल। ठीक है। हमारे पास कितने टाइप की साइकिल होती है? दो टाइप की, एक गैसियस, एक सेडिमेंट्री। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसियस साइकिल है। सेडिमेंट्री फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये क्या है? दो टाइप की ये सेडिमेंट्री साइकिल है। ठीक है।
फिर आता है कंपोनेंट। कंपोनेंट हमारे पास इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट कैसे एंटर कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर, लिथोस्फेयर के अंदर, हाइड्रोस्फेयर के अंदर, वो कैसे एंटर कर रहे हैं। वेट डिपोजिशन फ्रॉम द रेनफॉल, रेनफॉल की वजह से जो डिपोजिशन हो रहा है, डस्ट फॉल की वजह से ड्राई डिपोजिशन ऑफ द लीव्स एंड ऑल दैट वन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, इट्स इन completely we can say it's in a big part of the fixation of the nitrogen जो होता है सॉइल के अंदर, जो रिजर्वायर पूल बनता है नाइट्रोजन का, दैट्स द मेजर पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक की वेदरिंग से क्या होता है, उसके वो सॉइल के अंदर ऐड हो रहा है हमारा जो कंपोनेंट्स हैं, जो रॉक के अंदर कंपोनेंट्स हैं। फिर आता है आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, that is it is a loss of nutrient from an ecosystem due to run of water, soil erosion। मतलब आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिएंट्स का आउटपुट, मतलब वो कैसे एनवायरनमेंट से क्या हमारे इकोसिस्टम से निकल रहे हैं। अब जैसे हार्वेस्टिंग, हमने क्रॉप को हार्वेस्ट किया तो क्या हुआ, दे विल बी नाउ, वो हमारे उसमें से निकल गए इकोसिस्टम में से। डीनाइट्रिफिकेशन की हेल्प से जो नाइट्रोजन क्या है दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। रन ऑफ वाटर की वजह से, सॉइल और सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, इट विल हैपन्स बिकॉज ऑफ, इसकी वजह से भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसमें से सॉइल में से निकल रहे हैं। फेलिंग ऑफ ट्रीज, कैटल ग्रेजिंग, जो घास खाती हैं गाय वगैरह, उसकी वजह से भी क्या होता है, दिस ऑल विल बी हैपन्स, दैट इज जो न्यूट्रिएंट्स है वो निकल रहे हैं। इंटरनल न्यूट्रिएंट साइकिल, और जो न्यूट्रिएंट साइकिल हमारी चल रही है, सो दीज आर द मेजर components of the component input of nutrient and output of the nutrients. Now first of all we will discuss about the carbon cycle, ठीक है। कार्बन साइकिल क्या, कार्बन साइकिल का मतलब जो हम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो भी हमारा, हम अपने आप में ही अगर देखें तो एवरी पार्ट ऑफ our component is there, or every metabolites is made up of what, they are made up of carbon is there, they are made up of कार्बन। किसके बने हुए, कार्बन के बने हुए वो, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। जो कार्बन है वो हमारा ड्राई वेट का कितना है, इट इज़ अबाउट 49%। ऑर्गेनिज्म का जो ड्राई वेट है उसका 49% कार्बन कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो डीकम्पोजिशन के थ्रू कितना जो मतलब मैटर है वो देख लो, अब दोबारा सॉइल के अंदर वो एंटर होके वापस से साइकिल के थ्रू वो एंटर करेगा, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर के अंदर या सॉइल के अंदर या फिर दोबारा प्लांट के अंदर। सो इट्स अ वेरी रिच सोर्स इज दैट। और 70% जो कार्बन है वो हमें कहाँ मिलता है, ओशियन के अंदर मिलता है। 70% जो कार्बन है वो हमें ओशियन के फॉर्म, ओशियंस में डिजॉल्व फॉर्म में मिलता है, ठीक है। नाउ सोर्स ऑफ कार्बन, कार्बन के सोर्सेज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर के अंदर वो, ठीक है। डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन द केस ऑफ वी कैन से ओशियन आल्सो, कार्बनिक एसिड, बाइकार्बोनेट इन वाटर, ठीक है। तो 71% ऑफ द कार्बन इज फॉर्म्ड इन डिजॉल्व फॉर्म इन ओशियन, सो दैट इज द कार्बनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन। फिर फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस की फॉर्म में ये सोर्सेज हैं कार्बन के। फिर कार्बोनेट और ग्रेफाइट रॉक्स भी प्रेजेंट होते हैं, वहां से भी हमें क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। अब जो रेपेलेनिश बाय 5 मेथड, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेपेलेनिश भी हो रहा है। रेपेलेनिश मतलब कि वो यूज भी हो रहा है, और जैसे वो सोर्स था, मतलब जहाँ से वो मिल रहा था। रेपेलेनिश मतलब किस तरह से वो खत्म हो रहा है। रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे ऑर्गेनिज्म उसको रेस्पायर करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड विल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे, इट इज अ रेपेलेनिश जो है 5 मेथड से रेपेलेनिश होता है। दैट इज जैसे प्रोड्यूसर है कार्बन, उसको कार्बन फिक्स बाय द प्रोड्यूसर, एंटर द फूड चेन एंड देन इट इज पासेस टू द हर्बीवर्स, ठीक है। ऐसे वो पास होता रहता है, फिर कार्निवर्स को, फिर वो डीकम्पोजर्स को। तो इस तरह से जो कार्बन है वो फूड चेन के अंदर एंटर करता है, और डिफरेंट 5 मेथड्स हैं हमारे पास जो उसको रेपेलेनिश करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जब रेस्पिरेशन करते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड बॉडीज ऑफ डीकम्पोजर्स। रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ एंटर करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है। डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट डीकम्पोजिशन ऑर्गेनिक वेस्ट से वो कहाँ एंटर करता है, सॉइल के अंदर एंटर करता है। एंड बर्निंग ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू कार्बन बन के कहाँ एंटर करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है।
वेदरिंग ऑफ कार्बोनेट कंटेनिंग रॉक्स, जब उनकी वेदरिंग होती है मतलब वो धीरे धीरे टूटते हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोनेट मिनरल्स को हम ट्रीट करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सॉइल के अंदर एंटर कर रहे हैं या वाटर के अंदर एंटर कर रहे हैं। फिर अगर वॉल्केनिक इरप्शन या हॉट स्प्रिंग या फॉरेस्ट फायर होती है तो उसके थ्रू भी वो कहाँ एंटर कर रहे हैं, दे मे बी एंटर इनटू दी एटमॉस्फेयर और इनटू दी सॉइल। ठीक है, सो दे आर रेपेलेनिस्ट, मतलब वो इतना टाइम से जो रिजर्वॉयर जो वहाँ पे था वहाँ से वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेथड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कि किस तरह से वो रिसाइकल हो रहा है, कि कहाँ से वो हमारे सोर्सेज हैं और कहाँ से वो हमारे मतलब रिजर्वायर पूल में मेनली तो इसका हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर ही आता है। हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर और लिथोस्फेयर मेनली द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर भी इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द कार्बन आल्सो। अब जो 4 × 10⁻13 किलोग्राम ऑफ कार्बन जो है, इट इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एनुअली एनुअली इतना जो कार्बन है वो फिक्स होता है हमारे बायोस्फीयर के अंदर। तो इट इज एन आल्सो वी कैन से द प्रोड्यूसर आर द वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्वॉयर, द बिग रिजर्वॉयर ऑफ द कार्बन। ठीक है, कार्बन के बिग रिजर्वॉयर हैं, एंड इट विल एंटर्स इनटू द देन विल इट विल एंटर्स इनटू द फूड चेन। फिर वो कहाँ एंटर करता है, हमारा फूड चेन में। अभी हम साइकिल देखते हैं कार्बन की हमारे पास। दिस इज द कार्बन की साइकिल है। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड इट विल फिक्स्ड, यहाँ पर फिक्स हो गया, और फिक्स होने से ये क्या हुआ, ये इसको इसको ये हार्बीवोरस या कार्निवोरस के पास भी चला गया। अब वहाँ पर क्या हुआ, इसको इनके डेथ के बाद, इनके व्हेन दे बिकम डेड, द डेट्राइटस फूड चेन की वजह से ये कार्बन कहाँ पे सॉइल के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, और सॉइल के अंदर एंटर करने के बाद एक टाइम के बाद इट विल स्टार्ट बिकम द फॉसिलाइज। वो क्या होने लग जाता है, फॉसिल होने लग जाता है। और ये फॉसिल जो है, ये ऑयल गैस कोल जो बनता है, ये धीरे धीरे इसी तरह से बनते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट्स एक और नीचे वाली लेयर में। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, ये कहाँ के हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर में भी डिजोल्व फॉर्म में है, वहाँ के भी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ होगी। ठीक है, और जो प्लैंक्टॉन्स हैं उनकी डेथ होगी, फिर वहाँ पर ऑर्गेनिक सेडिमेंट बन जाएगा। ठीक है, कैलकेरियस सेडिमेंट बन जाएगा। देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स दोज विल हैव द कैलकेरियस सेल्स ओवर देयर, और वो कैलकेरियस सेल्स क्या बनाते हैं, हमारे पास रॉक का जो बेड है, जो ओशन का जो बेड है, दैट विल फॉर्म्ड ओवर देयर। तो दिस विल ऑल हैपन। एंड रेस्पिरेशन डीकम्पोजिशन जो है एनिमल्स के थ्रू, या जो ये एनिमल्स ऑफ वाटर हैं इनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड से एंटर करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, दे विल इंक्रीज द organic sediment of the organic sediment and the dead decaying organic carbon into the soil, and that will form, वो फिर क्या बनता है, ऑयल गैस कोल वगैरह का रिजर्व फॉर्म बनता है। फिर हम जो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी हीट, अब ये जो कोल जो बना है इसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ऑयल और गैसेस इनको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरेट करने के लिए एंटर कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, और जो बर्निंग ऑफ वेस्ट या वुड को हम बर्न करते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, इट्स रिलीज। सो इट इज़ अ कंप्लीट साइकिल। तो मेनली जो डीकम्पोजिशन है वो बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है उसका, किसमें, द फॉर्मेशन ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल इज देयर इन द, बट इट विल टेक, अब ये ख़त्म करने में कितनी देर लगती है, पेट्रोल डाला गाड़ी में और जला दिया, कितनी देर लगती है, बहुत कम टाइम लगता है ना। और उसको बनने में कितना टाइम लगता है, बहुत, इट्स विल टेक मोर ऑफ द टाइम इज दैट, है ना। उन फॉसिल फ्यूल्स को कंबशन करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना उनको बनने में लगता है। बनने में इट्स विल टेक मिलियन ऑफ ईयर इज दैट। ठीक है, तो और जो नेचुरली फॉरेस्ट फायर वगैरह होती है वो भी सब क्या है, मतलब इट्स ना काइंड ऑफ द एडिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये कंप्लीट कार्बन साइकिल है। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल में क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस मेनली हमारी जो बॉडी के अंदर फॉस्फेट फॉर्म में होती है। दैट इज द मेन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन न्यूक्लिक एसिड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। मेनी एनिमल्स आल्सो नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस शेल्स। जो फॉस्फोरस सेल्स होते हैं, बोन्स टीथ, ये सब किससे बनी होती है, फॉस्फोरस से बनी होती है। then the natural reservoir of the phosphorus is rock. Natural reservoir
ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। जो नेचुरल रिजर्वोयर है फॉस्फोरस के वो क्या है, रॉक है। विच कंटेन फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। जो क्या विच कंटेन्स फॉस्फोरस इन द, जो रॉक के अंदर जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फॉस्फेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और फिर जैसे जैसे जो रॉक है आर वेदर्ड माइन्यूट अमाउंट, जैसे जो फॉस्फोरस जो रॉक में प्रेजेंट है वो फॉस्फेट फॉर्म में है, फिर धीरे धीरे जो रॉक है जो हमारे जहाँ पर ये रॉक के अंदर जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है, जब धीरे धीरे वो झड़ेंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो टूटेंगे। वेदरिंग क्या होता है, टूटना, छोटे छोटे पार्ट्स में उनका टूटना। जब वो धीरे धीरे टूटेंगे छोटे अमाउंट में तो वो सॉइल के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे और वो फिर रूट उसको बाय द प्लांट उसको रूट के फॉर्म में ले लेगा इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, द फॉस्फेट मिनरल इज, ठीक है। और दूसरा सबसे अच्छा सोर्स, बहुत अच्छा सोर्स है फॉस्फोरस का, सॉइल इज, जो लेक और ओशन बेड से हमें सॉइल मिलती है, ठीक है, बिकॉज दे आर हाईली, जो ओशन के अंदर जो एनिमल्स हैं उनका जो शेल है इट्स इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ द फॉस्फोरस। तो उनका जो ओशन बेड और लेक है, इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस का अमाउंट होता है। फिर आता है गुआना, एक्सक्रीट ऑफ मेरीन बर्ड जो है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस कंटेन होता है। तो वो मेरीन बर्ड है तो ऑफ कोर्स दे आर always surrounded, they are present in the ocean is there, whenever they excrete it is get deposited into the ocean is there, so ocean bed is one of the good source of the phosphorus। अब हम देखते हैं कि फॉस्फोरस कैसे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है और कैसे वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये साइक्लिंग है। पहले क्या हुआ, जैसे रॉक मिनरल्स, द मेन सोर्स ऑफ द, जो फॉस्फोरस का सोर्स है वो क्या है, रॉक मिनरल्स, ठीक है। क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो कभी भी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता हमारे एटमॉस्फेयर में, वो कभी भी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। वो हमेशा कैसे होता है, वो हमेशा रॉक मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इनटू द लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर मतलब इनटू द, जो ये लिथोस्फेयर मतलब जो लैंड है, लैंड फॉर्म में, ठीक है। अब आता है रॉक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स की जब वेदरिंग होएगी तो सॉइल उसके अंदर एंटर कर जाएगा। जब रॉक मिनरल्स की वेदरिंग होएगी तो सॉइल के अंदर एंटर कर जाएगा, और जैसे ही सॉइल के अंदर एंटर करेगा सॉइल क्या करेगा, सॉइल से प्रोड्यूसर के पास जाएगा, मतलब प्लांट्स के पास जाएगा, फिर प्लांट्स के पास से कंज्यूमर के पास जाएगा। अब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जब डेथ हो जाएगी, लिटर फॉल है जो उनका मतलब उनका डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है वो डिट्राइटस के थ्रू दोबारा से सॉइल के अंदर एंटर कर जाएगा। सो इट्स वेरी इजी टू लर्न दिस वन इज दैट कि जो हमारा फॉस्फोरस है वो सॉइल के अंदर दो तरह से एंटर करता है, एक तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स और दूसरा डीकम्पोजिशन ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। और फिर वो यहाँ एंटर कैसे करता है, एंटर भी सॉइल के थ्रू ही करता है कि जो प्रोड्यूसर है उसने फॉस्फेट मिनरल्स जो है सॉइल से लिए रूट्स के थ्रू, और फिर वो फूड चेन के थ्रू वो कंज्यूमर के पास गए, और कंज्यूमर्स के पास से फिर वो डीकम्पोजिशन के थ्रू डेट्राइटस के पास आए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से डीकम्पोजिशन प्रोसेस से वो फिर दोबारा से सॉइल के अंदर एंटर कर जाते हैं। सो इट्स इन अ वेरी इजी। और कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो साइकिल है इट्स आल्सो वन ऑफ दी वी कैन से, जो कार्बन साइकिल है इट्स अवर डेली रूटीन साइकिल, है ना। जो हम डेली जो हमारा प्रोसेस हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या हमारे सराउंडिंग के अंदर, इट्स इन अ कार्बन साइकिल, इट्स वन ऑफ दी वी कैन से द easiest one carbon cycle is there. Now there is some difference between the carbon cycle and the phosphorus cycle. The major difference तो यही है कि कार्बन साइकिल गैसियस साइकिल है और फॉस्फोरस साइकिल नॉन गैसियस साइकिल है। कार्बन साइकिल जो है, कार्बन साइकिल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेनली कहाँ से एंटर करता है, कहाँ से एंटर करता है, हमारी रेस्पिरेटरी रिलीज से। पर फॉस्फोरस साइकिल नहीं, वो तो सिर्फ एक ही तरीका है उसका एटमॉस्फेयर के अंदर वापस जाने का, एटमॉस्फेयर के अंदर भी नहीं, एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं, लिथोस्फेयर के अंदर वापस जाने का एक ही तरीका है, वो है डीकम्पोजिशन, ठीक है। और वो हाइड्रोस्फेयर, और जो कार्बन है वो हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर दोनों जगह प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस सिर्फ लिथोस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बन साइकिल, एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ कार्बन थ्रू रेनफॉल इज एप्रिशिएबल। जो रेनफॉल के थ्रू भी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत इनपुट ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है रेनफॉल के थ्रू, लेकिन फॉस्फोरस इस तरह से एंटर नहीं करता है, ठीक है। तो कार्बन हम कह सकते हैं कि हमारा एक बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे एटमॉस्फेयर का भी और हम ऑर्गेनिजम्स का भी, वाइल फॉस्फोरस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट
but the carbon is, we can say, is it is in a gaseous form, so it is cycling is also very fast as compared to the phosphorus. Now there is a ecosystem service. इकोसिस्टम सर्विस में क्या है कि इकोसिस्टम हमें क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे सॉइल है, सॉइल मतलब इकोसिस्टम हमें कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हम जो ऑर्गेनिज्म हमें कैसे सस्टेन कर रहे हैं इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे सॉइल है, तो सॉइल तो यूँ लगा लो कि सॉइल की फॉर्मेशन प्रोटेक्शन जो है वो मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सॉइल ही सही से नहीं होगा तो प्रोड्यूसर्स भी ड्रास्टिक चेंज, अगर टेम्परेचर में या सॉइल के अंदर जो उसकी जो फर्टिलिटी है उसमें अगर चेंज आ गया तो क्या होगा, इट विल ऑल रिजल्ट इन द अनबैलेंस आवर इकोसिस्टम, ठीक है। फिर आता है पेरेनियल वाटर, जैसे प्लांट लीटर और ह्यूमस जो है वो क्या करते हैं, वाटर को प्रिवेंट करते हैं, कैसे उसको मतलब बह जाने में उसको रोक के रखते हैं, ठीक है। तो होल्ड वाटर लाइक स्पंज एंड अलाउ द, उसको स्पंज की तरह होल्ड करके रखते हैं। जो पेरेनियल वाटर मतलब जो प्लांट्स हैं उसको वाटर को होल्ड करके रखते हैं, और फ्लडिंग वाली कंडीशन में उसको परकोलेट और धीरे धीरे उसको परकोलेट होने देते हैं, मतलब हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये जो पेरेनियल वाटर है, तो पेरेनियल फ्रेश वाटर इज क्वाइट, और जो हमारा जो पेरेनियल फ्रेश वाटर होता है वो क्वाइट क्या होता है, बहुत ही प्योर होता है, ठीक है। एंड देन द एयर इज आल्सो वी कैन से इकोसिस्टम एब्जॉर्ब क्या करता है, इकोसिस्टम क्या एब्जॉर्ब करता है, जो पोल्यूटिंग गैस है उनको एब्जॉर्ब करता है ताकि जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन रह सके, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। सो दीज ऑल द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एयर आल्सो। अब वेटलैंड है, जैसे जो फ्लड के थ्रू लैंड बने हैं, या जो सेडिमेंट या अदर पॉल्यूटेंट या जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, ठीक है। क्लाइमेट इज आल्सो, क्लाइमेट जो है वो भी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को, अच्छी रेनफॉल के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। बायोडाइवर्सिटी इज मेंटेन, बायोडाइवर्सिटी अगर मेंटेन रहेगी सही से तो इकोसिस्टम भी सही से क्या रहता है, मेंटेन रहता है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। जैसे हमने फूड चेन में प्रीडेटर वाले इंटरेक्शन में, कंपटीशन वाले इंटरेक्शन में पढ़ा था, ठीक है। पॉलिनेशन जो है वो भी फार्म लैंड के लिए, क्रॉप लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है। सो तो ये इकोसिस्टम सर्विसेज जो होती हैं वो क्या है, वो एक तरह से नेचुरल सर्विसेज हैं जो कि होती रहनी चाहिए, और वो हमारे इकोसिस्टम को प्रॉपरली सस्टेन भी कर रही हैं, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें कि हमारा इकोसिस्टम जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो सर्विस अगर हमें पैसे में मिलने लग जाए, मतलब कि उसके भी वो चार्जेस लगाने लग जाए, चार्जेस तो लगने ही लग रहे हैं, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे ख़त्म होएगी तो हमें वो आर्टिफिशियली उसको मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि हम सही से अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकें। तो अगर वो चार्जेस लगाने लग जाए हमारे पास, तो इट्स ना बी अ वन ऑफ द मिलियन बिलियन ऑफ द थिंग्स, मिलियन बिलियन में ही पड़ेगा वो, ठीक है। अब जो ट्राइबल हैं, जो नंबर ऑफ ट्राइबल लिव इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर जो बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, जो मतलब बहुत सारे कैटल हैं जो उन ग्रेजिंग ग्राउंड्स के ऊपर डिपेंड हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और बात लिखी हुई हमारी एनसीईआरटी में, दैट इज जो रॉबर्ट कॉन्स्टांजा थे और उनके कोलीग्स थे, उन्होंने पूरा जो इकोसिस्टम सर्विस का ना मतलब वैल्यू लगाया कि ये जो इकोसिस्टम सर्विस अगर हम देखें एनुअली या जैसे भी उन्होंने लगाया, तो ये $33 ट्रिलियन की पड़ी, ठीक है। तो इट इज ट्वाइस ऑफ द ग्लोबल जीएनपी ऑफ $80 ट्रिलियन, है ना। तो मतलब जो $80 ट्रिलियन जो ग्लोबल जीएनपी है उसकी ट्वाइस है, मतलब इतना ज़्यादा हमें, मतलब इन जो भी हमारी ये जो भी मतलब हमारी इकोसिस्टम सर्विस है, हमें इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम हमारे लिए, इकोसिस्टम सर्विस का मतलब ये है कि इकोसिस्टम हमें कितनी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू कीप इट सेफ फॉर आवर बायोडाइवर्सिटी and for our biosphere and for better climate and for better ecosystem, ठीक है। तो अभी हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, कौन से वाला, इकोसिस्टम वाला, ठीक है। थैंक यू देन, और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना।